हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी जो है स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की। आप लोगों का पेपर नंबर कौन सा? सेकंड होता है हमारा। पेपर नंबर सेकंड किसका होता है? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का हमारा सेकंड पेपर होता है। उसकी आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास है आप लोगों की फोर्थ। कौन सी क्लास है? आज हमारी क्लास फोर्थ है, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर थर्ड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो गए और आज हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है, वो हम अपना चैप्टर नंबर थर्ड को अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। किसका? भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। किसका? भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर थर्ड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए, विद्यालय निसंदेह एक विद्या मंदिर है। विद्यालय क्या है? हम सभी जानते हैं क्या है? एक विद्या मंदिर है। अंततः हमें ऐसा वातावरण चाहिए होता है जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों को शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। मतलब देखिए, भौतिक संसाधन आपके क्या होता है कि स्कूल के अंदर मतलब भौतिक संसाधनों का प्रबंधन होना चाहिए शिक्षा के रूप में। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन में हम पढ़ क्या रहे हैं? वही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें हमें मतलब भौतिक संसाधन जो ऐसे होते हैं जिनकी किन किन साधनों की जो है ज़रूरत पड़ती है स्कूल के अंदर, क्या क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है हम इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और विद्यालय क्या होता है? एक विद्या का मंदिर है। क्या है? विद्यालय क्या है? एक विद्या का मंदिर होता है। और उसमें हमको क्या होता है? एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है जिसमें चाहे बच्चे हों या शिक्षक हों, उनका शारीरिक और जो उनका मानसिक दिमाग होता है वो पूरी तरीके से क्या कर सके? वो अच्छे से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या कर सके? वो कार्य कर सके। इस तरीके का क्या होना चाहिए? विद्या के जो मतलब हमारा स्कूल है, विद्यालय है, उसका वातावरण होना चाहिए। विद्यालय भवन तथा कक्षा के लिए कमरे मनोहारी और अच्छे होने चाहिए। मतलब विद्यालय भवन तथा कक्षा के लिए कमरे मनोहारी और अच्छे से क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। भौतिक संसाधन जैसे विद्यालय भवन में हो गया, शौचालय हो गया, पुस्तकालय आ गए, प्रयोगशाला आ गई, के ना होने से कोई भी विद्यालय नहीं चल सकता। अगर किसी भी विद्यालय के अंदर ये इस प्रकार के ये जो हमारे भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गई आपकी, मतलब पुस्तकालय हो गया, शौचालय हो गए, स्टाफ रूम्स हो गए, फर्नीचर हो गया, अगर ये सभी होंगे ही नहीं स्कूल के अंदर, भौतिक संसाधन नहीं होंगे, तो आप खाली एक बिल्डिंग बना के नहीं रह सकते ना, कि बिल्डिंग बना के आपने सीधे पढ़ाया और बच्चों को वहाँ जाके बिठा दिया। प्रॉपर पूरी तरीके से वहाँ पे संसाधन भी उनके लिए होने चाहिए जिसके ज़रिए क्या कराया जाए? आप विद्यालय को चलाया जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो क्या है कि भौतिक संसाधनों के ना होने से कोई भी विद्यालय नहीं चल सकता। क्या हो सकता है? कोई भी विद्यालय क्या नहीं कर सकता? नहीं चल सकता। जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का होता है, उसी प्रकार उतना महत्व विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का होता है। मतलब जिस प्रकार से आत्मा यानी जो हमारा आत्मा होती है उसके लिए शरीर का महत्व होता है। किसका? शरीर में आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है या नहीं है? उसी तरीके से विद्यालय के अंदर भी जो भौतिक संसाधन होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छे प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विधिवत कार्य नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास भौतिक संसाधन ना हो। मतलब कोई एक अच्छा प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाचार्य भी होते हैं, वो भी अपने जो उनके अनुभवी शिक्षक हैं, अनुभवी अध्यापक हैं, उनके साथ जब तक विधिवत रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास में भौतिक संसाधन क्या हो? भौतिक संसाधन ना हो। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का होना अति आवश्यक होता है। विद्यालय में क्या कि भौतिक संसाधनों का होना क्या होता है? अति आवश्यक होता है।
भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। देखिए भौतिक संसाधन जो होते हैं, ये भौतिक संसाधन क्या होते हैं, विद्यालय के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का महत्व होता है, उसी प्रकार से विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का महत्व होता है। कोई भी प्रधानाचार्य हो, एक अच्छा अगर प्रधानाचार्य है, वो भी जो अपने उनके जो शिक्षक हैं स्कूल के अंदर, वो उनके साथ तभी विधिवत रूप से उनसे कार्य करा पाएंगे या कार्य कर पाएंगे जब उनके पास प्रॉपर तरीके से पूरे क्या हो, ये संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, अब कोई भी टीचर होगा, आप उसको ऐसे तो नहीं कर सकते ना, प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकते आप लोगों की क्लासेस में क्या नहीं है, ना तो टेबल है ना चेयर है, आपकी जाइए बस सीधे बच्चों को पढ़ाइए, ना तो उनको डस्टर दे रहे हो, ना पेन दे रहे हो, ना कोई ये बोल रहे हो कि आप जाइए बस डायरेक्टली पढ़ाने लग जाइए वहाँ पर। ना तो आपने देखा क्लास के अंदर कोई भी जो आपका बोर्ड होता है, मतलब जिसको हम शामपट बोलते हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो भी टूटा फूटा हुआ है। अगर संसाधन ही अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो टीचर आखिर विद्यालय में जाके जो मतलब जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। तो इसी वजह से क्या होता है, विद्यालय में भौतिक संसाधनों का होना भी क्या होता है, अति आवश्यक होता है। और भौतिक संसाधन के अंदर देखिए प्रमुख जो अंग हैं उसके वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं भौतिक संसाधन में, देखिए उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या है, विद्यालय भवन, यानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, क्या होती है, जो उसका ढांचा होता है ना बिल्डिंग का, वो विद्यालय भवन। विद्यालय छात्रावास भवन, कक्षा मतलब जो कक्षा कक्ष हो गए। पुस्तकालय, खेल तथा खेल के मैदान चौथा होना चाहिए। पांचवा फर्नीचर होना चाहिए। छठा शैक्षिक उपकरण होने चाहिए। सातवां विद्यालय में स्वच्छता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विद्यालय के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। नाइन्थ क्या है, शौचालय होना चाहिए, नाइन्थ क्या है, प्रॉपर उनके पास शौचालय होना चाहिए। 10वां पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। 11 मतलब कैंटीन होनी चाहिए। 12 मतलब स्टाफ रूम जो है होना चाहिए। तो भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग हमारे कौन कौन से हैं, एक तो विद्यालय भवन होना चाहिए, विद्यालय का छात्रावास मतलब कक्षा कक्ष हो गया, जो उनके आवासीय होते हैं हॉस्टल्स जिनको बोलते हैं वो होने चाहिए। पुस्तकालय भी होना बहुत ज़रूरी है। खेल और खेल के मैदान भी स्कूल के अंदर होने चाहिए। फर्नीचर भी बहुत ज़रूरी है, फर्नीचर भी कभी होना चाहिए। शैक्षिक उपकरण भी उनकी भी आवश्यकता होती है, वो भी होने चाहिए। विद्यालय स्वच्छता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए। शौचालय होने चाहिए। पेयजल व्यवस्था है वो हमारी ढंग रूप से होनी चाहिए। कैंटीन चाहिए होती है। और हमको क्या चाहिए होता है, स्टाफ रूम जो होता है वो भी हमको क्या होता है, चाहिए होता है। अब आगे पढ़ते हैं विद्यालय भवन, किसके बारे में, विद्यालय भवन। साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य कम करने की शक्ति तथा चरित्र पर बहुत प्रभाव डालता है। मतलब ये जो साधारण और सुंदर ढंग से बना हुआ जो विद्यालय होता है वो छात्रों के मतलब उनके मस्तिष्क पर काम करने की जो शक्ति होती है, उनके चरित्र पर बहुत प्रभाव डालता है। क्या डालता है, अगर मान लीजिए कोई भी आपने कोई विद्यालय है उसको ढांचा उसका सही रूप से नहीं बनाया, बस आपने क्या कर दिया, उसको बनाया इस प्रकार से और खड़ा कर दिया ना, और उसकी मतलब ये देखते हैं कि वो ना तो अच्छे तरीके से बना है, कुछ भी तोड़ फोड़ हो रखी है, उसकी दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका क्या कर पड़ेगा, जो चीज़ें जो होती हैं, आपने देखा होगा जो बाहर का व्यक्तित्व होता है ना, उसका बच्चे के ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है। किसके पड़ता है, बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं। बच्चा देखता है उसकी सुंदरता कैसी है। अगर अपने विद्यालय को अच्छे तरीके से उसको एकदम मेंटेन करके रखा हुआ, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, हाँ उसमें आप लोगों ने इसे फॉर एग्जांपल आप हम ऐसे भी कह सकते हैं, दीवारों पर बहुत अच्छे उन्होंने नोट्स लिख रखे हैं, आप लोगों ने थॉट्स लिख रखे हैं, जो हमारे देश के वीर हैं उनके बारे में आप लोगों ने लिख रखा है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, पोस्टर्स लगा रखे हैं, दिखने में वो एकदम अट्रैक्टिव मतलब बच्चे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चे को क्या होता है, उसके चरित्र पर चरित्र पर क्या पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उनसे वह कभी भी बोर नहीं होते हैं। बच्चे को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उनसे क्या होते हैं, वह कभी भी बोर नहीं होते हैं, चूँकि
बालक अपना ज़्यादातर वक्त किसमें बिताते हैं? स्कूल में ही व्यतीत करते हैं। तो विद्यालय का वातावरण बालक के प्रति सहज होना चाहिए। देखिए बच्चे क्या करता है, कम से कम 7 से 8 घंटे बच्चा किस में बिताता है? अपने स्कूल के अंदर बिताता है। ज़्यादातर समय वो कहाँ बिताता है? अपने स्कूल के अंदर बिताता है। तो इसके अनुसार मतलब विद्यालय का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जिसमें पूरे तरीके से क्या हो? सहज हो। क्या हो? पूरे तरीके से वो उसमें सहज हो। विद्यालय का बाहरी रूप एवं वातावरण आकर्षक होना चाहिए। विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है। विद्यालय क्या होती है? एक आदर्श संस्था होती है। यह जितना सुंदर होगा बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होंगे। क्या होंगे? जितना सुंदर होगा बालक उसके पर्यावरण में रहने के क्या होंगे? उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकताएं निम्न हो सकती हैं। देखिए विद्यालय भवन में हमने क्या पढ़ा कि जो बिल्डिंग्स होती है, विद्यालय भवन की क्या होती है? बिल्डिंग होती है। मतलब वो एक साधारण और अगर सुंदर ढंग से भी बना हुआ विद्यालय भवन हुआ तो छात्रों को क्या स्वास्थ्य से काम करने की शक्ति तथा चरित्र पर क्या डालता है? बहुत प्रभाव डालता है। और इसमें हमने पढ़ा कि बच्चों की जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उनसे वह कभी बोर भी नहीं होते हैं, चूंकि बालक अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं? स्कूल के अंदर व्यतीत करते हैं। कम से कम 7-8 घंटे बच्चा जो होता है वो कहाँ रहता है? स्कूल के अंदर रहता है। तो जैसा स्कूल का माहौल होगा बच्चे को उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इतना बच्चा घर में अपना समय नहीं बिताता है जितना किसमें बिताता है? स्कूल के अंदर बिताता है। तो स्कूल में उसको ऐसा माहौल मिले जिससे बालक क्या हो? सहज हो। बच्चे क्या हो? सहज हो। और विद्यालय का जो बाहरी रूप का जो ढांचा होता है और उसका जो वातावरण यदि वो आकर्षक होता है, क्या होता है? आकर्षक होता है। तो बच्चा क्या होता है? उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा उन पर प्रभाव डालता है, वो सहज होते हैं। और जो विद्यालय क्या होती है? एक आदर्श संस्था होती है। विद्यालय क्या है? एक आदर्श संस्था है। ये जितना सुंदर और जितना उसका जो पर्यावरण है उतना अच्छा होगा, बच्चा उसमें ज़्यादा उन्मुख होगा। ठीक है। और अच्छे विद्यालय भवन की देखिए आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? निम्न हो सकती हैं। कौन कौन सी आवश्यकता होती है विद्यालय के अंदर? कि विद्यालय भवन के लिए पर्याप्त स्थान का होना। मतलब विद्यालय जो भवन है उसके लिए पर्याप्त स्थान का होना। अब ये नहीं है कि हमने एक कमरा लिया छोटा सा और बस एक और छोटा सा कमरा लिए, 2 कमरों को मिला के हमने क्या बना दिया? उसको कह दिया कि ये स्कूल है। क्या बना दिया? स्कूल बना दिया। उसी में फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की सारी कक्षाएं जो उन्हीं में कॉम्बाइन करके बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। उसका इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि बच्चे खेल पाएँ, कहीं पे कूद पाएँ। बस पूरे टाइम उसी में छोटी सी घिच पिच में, स्वच्छता की भी व्यवस्था नहीं है। उसी में हमने पूरा बना रखा है कि बच्चे यहीं आएँ, यहीं पढ़ें, यहीं खेलें। तो ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय के लिए क्या होना चाहिए? एक पर्याप्त स्थान का होना भी चाहिए। दूसरा क्या है? स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना। मतलब स्थान का क्या होना चाहिए? स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना। अब ये नहीं विद्यालय आपने जहाँ पर भी बनाया हुआ है वहाँ पे आपने क्या कर दिया कि पूरे बाजार, मतलब जो बाजार है ना, बाजार के बीचों बीच में बना दिया। बाजार के बीचों बीच में बनाओगे तो क्या होगा? इतना शोर शराबा आएगा। वहाँ का वातावरण जो होगा कि इतना शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई पर अपनी पे क्या नहीं कर पाएंगे? फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी आवाज़ें जो वहाँ से आती रहेंगी। उसका जो वातावरण है वो ढंग का ही नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाई में मन ही नहीं लग पाएगा। तो मतलब स्थान का चुनाव करते समय इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय आप जिस तरीके बना रहे हैं वहाँ का वातावरण है बच्चों के अनुकूल वो कैसा है। तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक ढंग से बनाए। किससे बनाया? वैज्ञानिक ढंग से उसकी बनावट होनी चाहिए। ये नहीं किया कि आपने अपने अनुसार क्या लिया, स्कूल लिया और उसको क्या कर दिया, बना के रख दिया कि यहाँ पे एक कमरा बना दिया, एक यहाँ पे कमरा बना दिया, यहाँ पे स्टाफ रूम बना दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल का कमरा बना दिया, फिर दूसरा एक और कमरा बना दिया, इसमें आपने दूसरी क्लास बना दी, यहाँ पे छोटा सा स्टाफ रूम बना दिया कि यहाँ पे ये आपने स्पोर्ट्स रूम बना दिया। मतलब एक ढांचा आपने ढंग से नहीं बनाया, बस घिचिर पिचिर करके आपने सारे के सारे बना दिए क्लासरूम्स। तो वो भी नहीं होना चाहिए।
क्या नहीं होना चाहिए, वो भी होना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक ढांचा होना चाहिए। मतलब आपने एक जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो विज्ञान जो ढांचा तैयार करते हैं, आपने उनसे प्रॉपर ढांचा बनवाइए कि यहाँ पे स्कूल का एक गेट होगा, बच्चे यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ पे गार्डन होगा, इस तरफ भी गार्डन होगा। वो अलग अलग से क्या सारी चीज़ों को बताते हैं ना कि ये बच्चों के खेलने के लिए क्या होगा, ये गार्डन होगा, ये इधर बड़े बच्चों का खेलने का गार्डन होगा जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स वॉलीबॉल वगैरह जो होते हैं वो अपना खेल पाएंगे। ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग होंगी कि यहाँ पे इसके सारे बच्चों की क्लासरूम्स होंगे। मतलब फर्स्ट क्लास ये होगी इस फ्लोर पे, सेकंड क्लास ये होगी, थर्ड क्लास होगी, एक फ्लोर पे 3 क्लासेस होंगी, फिर नेक्स्ट फ्लोर पे बाकी की 3 क्लासेस होंगी, और नीचे सबसे नीचे आपका प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, उसके बगल में वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, यहाँ पे आपके अकाउंटेंट का ऑफिस होगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स बच्चों के आते हैं, कोई भी शिकायत होती है वो लेके आते हैं, उनका क्या होगा, यहाँ पे बैठने की क्या होगी, उनकी फुल व्यवस्था होगी, कैंटीन होगी। प्रॉपर तरीके से क्या बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं जिसके ज़रिए क्या, जब एक आप बनवाएंगे, जब विद्यालय बनाते हैं तो उसके लिए पूरा प्रॉपर एक ढांचा तैयार किया जाता है। उसको आप बनवाइए आर्किटेक्ट से, तब जाके क्या होगा, पूरे वैज्ञानिक ढंग से उसकी क्या होनी चाहिए, बनावट होनी चाहिए। चौथा क्या है, सामर्थ्य तथा उपयोगिता। चौथा क्या है, सामर्थ्य तथा उपयोगिता। पांचवा क्या है, कम लागत तथा लचीलापन। मतलब जो विद्यालय भवन में आवश्यकताएं जो होती है, मतलब वो कम लागत पे आपने बनाया हो, और उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। मतलब आप उसको थोड़ा चेंजेस भी लेकर आ पाओ जब आपका मन करे। छठा क्या है, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा। और जिसमें हमारा विद्यालय बना है उसके क्षेत्र की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होनी है। मतलब आपको गार्ड्स भी रखने चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं गेट पर वो भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी स्कूल में आया चलता फिरता बस घुसे चले आ रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए प्रॉपर तरीके से आपको उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए। बच्चे का ये नहीं कि बच्चे स्कूल से निकल कर भागे जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सातवां क्या है, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना। मतलब विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से भी बचाने की आवश्यकता होती है। अब ये नहीं है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन्होंने स्कूल में आ गए और आप लोगों की पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्या होनी चाहिए, दुर्घटनाओं से उसको बचाव भी होना चाहिए। आठवां क्या है, विद्यालय की सजावट। आठवां क्या है, विद्यालय की सजावट। विद्यालय को ये नहीं कि आपने बिल्कुल बस खाली पेंट करा है छोड़ दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि जो दीवारें होती हैं, मतलब एक ऑफिस का जो आपने मेन जो है ऑफिस होता है, वहाँ पे आपने लगाया कि हम ये जो इतने इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उनको लगाया, जो वीर होते हैं, जो महान वीर होते हैं उनके बारे में लगाना, स्कूल की अथॉरिटी के रिलेटेड जो आप लोगों की अपडेट्स होती हैं उनको देना। तो ये सारी चीज़ों पर क्या होना चाहिए, विद्यालय में आवश्यकताएं होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और इन चीज़ों का क्या रखना चाहिए, हमको ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया 2016-2017 में कि विद्यालय भवन निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती है। मतलब जब हम विद्यालय भवन का निर्माण करते हैं तो उस समय ध्यान देने के योग्य बातें हमारी कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली, विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर शोर ना हो। जहाँ पर क्या ना हो, शोर ना हो। इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री आदि ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर बहुत शोर शराबा हो। मैंने बताया था ना
कि विद्यालय भवन कहाँ होना चाहिए, ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री आदि ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर क्या रहता है, बहुत शोर शराबा रहता है, वहाँ पर ऐसी जगह पर ना होना चाहिए। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय का भवन ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे बरसात आदि में समस्याओं का सामना न करना पड़े। मतलब विद्यालय को ऐसे स्थान में बनाना चाहिए कि बिल्कुल थोड़े ऊंचे पे अगर पानी आती है, बरसात होती है तो पानी आता है, विद्यालय के अंदर जो है ना भरे, उसकी जो दीवारें हैं उन पर सीलन जल्दी ना आए। तीसरा, हमें किस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय नगर से बाहर होना चाहिए जहाँ का वातावरण शांत हो। मतलब अगर आप नगर में रखोगे ना, शहर के बीचों बीच आपने रख दिया तो इतना शोर शराबा होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो यानी विद्यालय को क्या होना चाहिए, नगर से दूर होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, थोड़ा शांत वातावरण हो, वहाँ पर क्या होना चाहिए, विद्यालय भवन होना चाहिए। चौथा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास नहीं होना चाहिए। विद्यालय जो है वो शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास क्या होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा कि विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। मतलब विद्यालय जो है ना आपकी, देखिए दिशाएं कौन कौन सी होती, दिशाएं आपको पता है, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये क्या होती है, ईस्ट। ये है आपकी उत्तर, दक्षिण और ये क्या है, पूर्व और ये क्या होती है, पश्चिम। तो मतलब विद्यालय भवन कहाँ से, ये जो पश्चिम है ना, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किसमें, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिससे शीत में, मतलब ठंडों में जो धूप है ना, बच्चे को सीधे रूप से मिलनी चाहिए। मतलब सीधे रूप से बच्चों को क्या है, धूप आए, इसलिए विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिससे ठंडों के समय में बच्चों को धूप क्या है, सीधी आए। छठा क्या है कि विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली, अस्पताल की व्यवस्था आसानी से प्राप्त हो सके। मतलब अगर बिजली, पानी, इनकी क्या हो सके, व्यवस्था हो सके। बाई चांस कोई अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल के पास में भी होना चाहिए कि आप बच्चे को कहाँ लेके पहुँच जाओ, अस्पताल पहुँच जाओ। सातवां है, सातवां हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय भवन में अच्छा मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप विद्यालय जब भवन बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे, तो उस बिल्डिंग में कोई मटेरियल ख़राब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान का सवाल होता है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, आपको उच्च क्वालिटी का सीमेंट, ईंट वगैरह जो आती है ना, इनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो हमने विद्यालय भवन के निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी पढ़ी कि विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर ना हो जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा हो, इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण कहाँ, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री आदि ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर क्या होता है, बहुत शोर शराबा हो। दूसरा देखा कि विद्यालय का भवन ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे बरसात आदि में समस्याओं का सामना बच्चों को ना करना पड़े। तीसरा हमने ये देखा कि विद्यालय नगर से बाहर होना चाहिए जहाँ का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत हो। फोर्थ, हमने देखा कि विद्यालय शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, विद्यालय शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास नहीं होना चाहिए। पांचवा ये देखा कि विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिससे क्या हो, ठंडों में तो धूप है बच्चों को वो सीधे तरीके से आ पाए। छठा, इसमें ये हमने पढ़ा कि विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली, अस्पताल की व्यवस्था आसानी से हो सके। सातवां, इसमें देखा कि विद्यालय भवन में अच्छा मटेरियल का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। भवन निर्माण के नेक्स्ट हमारा भवन निर्माण के आवश्यक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पुस्तकालय। भवन निर्माण में जब आप भवन को बनाएंगे तो उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो छात्रावास होना चाहिए, मतलब हॉस्टल्स होने चाहिए। प्रधानाध्यापक का कक्ष महत्वपूर्ण है। खुला हुआ मैदान चाहिए और क्या होना चाहिए, स्टाफ रूम जो है वो होना ही चाहिए। क्या है आपके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं।
नेक्स्ट क्या है, विद्यालय छात्रावास। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, विद्यालय छात्रावास। उसमें क्या है कि छात्रावास विद्यालय की जब अनिवार्य आवश्यकता होती है, जब बच्चे दूर स्थानों से पढ़ने आते हैं। मतलब छात्रावास जो होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में हॉस्टल्स बोलते हैं, उनकी ज़रूरत कब होती है, जब बच्चे किसी दूर स्थान से पढ़ने के लिए आते हैं। वो अब डेली अप डाउन करेंगे तो उनके लिए समय का भी बहुत नुकसान होगा, इसीलिए उनको क्या होती है, हॉस्टल्स की ज़रूरत होती है। अदर स्टेट्स के बच्चे दूसरे उसके स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके लिए किसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, छात्रावास की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। छात्रावास प्रबंधन वस्तुतः उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि विद्यालय प्रबंधन। छात्रावास प्रबंधन भी उतना ही ज़रूरी होता है कि जितना कि आप लोगों को क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन होता है। एक अच्छा छात्रावास गार्डन वार्डन दृढ़ चरित्र एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए। उससे सभी व्यसनों से दूर रखना चाहिए। मतलब छात्रावास जो होता है उसमें जो वार्डन होता है वो ऐसा होना चाहिए जो एक दृढ़ चरित्र स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए, जिसके साथ बच्चे कंफर्टेबल फील करें, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कुरीतियाँ ना हो, कोई व्यसन से ना रहता हो, वो उसमें कोई बुराइयाँ ना हो, इन सभी से दूर रहता हो। और उसका छात्रावास का जो माहौल है आपको इस तरीके से बनाना चाहिए कि बच्चे जो हैं उसमें कंफर्टेबल फील करें। वहाँ का वातावरण उनके अनुकूल क्या होना चाहिए, सहज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय की देखिए, पुस्तकालय भी स्कूल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, भौतिक संसाधनों में आता है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों के साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर क्या हो रही हैं, अग्रसर हो रही हैं। देखो पुस्तकालय को लेकर एक की थॉट्स भी है कि पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों के साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर क्या हो रही हैं, आगे की ओर क्या हो रही हैं, अग्रसर हो रही हैं। मतलब बढ़ती हुई चली जा रही है। वो उनको ये नहीं कह सकते कि आप खाली एक कागज या फिर एक स्याही कहिए, नहीं, बल्कि ये व्यक्ति होती हैं जो बहुत सारे सभी बच्चों के क्या होती हैं, साथी होती हैं, जो अभी अनंत ऋतुओं से क्या चलती आ रही हैं, जिन्होंने उनके प्रभाव को सहा है और वो आगे की ओर क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट है, पुस्तकालयों की व्यवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 2017 में यहाँ से पूछा भी गया है कि पुस्तकालय की व्यवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला होता है कि शानदार पुस्तकालय भवन तथा सज्जा। मतलब शानदार पुस्तकालय भवन तथा सज्जा के अंतर्गत क्या होता है कि पुस्तकालय के लिए सबसे पहले आवश्यक एक अच्छे भवन और उपयुक्त सज्जा की होती है। मतलब पुस्तकालय जब आप भवन बनाओगे तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, एक अच्छा भवन होना चाहिए और एक उपयुक्त क्या होनी चाहिए, उसकी सज्जा से। मतलब आप उसको रख रखाव, आप किताबों का रखते हो, सजावट जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। मतलब जो लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होता है वो क्या होना चाहिए, वो अच्छा पढ़ा लिखा होना भी चाहिए। उचित रूप में पुस्तकालय के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष का होना आवश्यक है, जो व्यवस्था का क्या कर सके, सुसंचालन कर सके। मतलब एक अच्छा लाइब्रेरियन होना चाहिए जो वहाँ की व्यवस्था का क्या कर सके, संचालन कर सके। तीसरा क्या है, तीसरा है उचित पुस्तकों का संकलन। उचित पुस्तकों का संकलन के अंतर्गत क्या कि पुस्तकों का चयन करने के लिए कुशल अध्यापकों की एक समिति बना दी जाए। यह लोग सभी विषयों के शिक्षकों से पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लें और उन पर विचार करके छात्रों की आयु, योग्यता, स्तर और आवश्यकता अनुसार तथा शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों पर उत्तम और आकर्षक पुस्तकें खरीदने की क्या करें, व्यवस्था करें। मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, पुस्तकों का संकलन एक अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को जिस जिस पुस्तकों की ज़रूरत है वो उसको क्या मिल जाए, पुस्तकालय मिल जाए। सभी टीचरों से सभी बच्चों को जिन जिन की ज़रूरत है उन पुस्तकों का क्या होना चाहिए, वो उनके पुस्तकालय में होनी ही चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, संकलन होना चाहिए। ठीक है, कि आप पुस्तकालय बना रहे हो, उसमें जो बच्चों की ज़रूरत की बुक्स हैं अगर वही नहीं हैं जो उनको पढ़नी है, तो फिर पुस्तकालय बनाने का क्या फ़ायदा। इसलिए क्या होना चाहिए, पुस्तकालय में उचित पुस्तकों का क्या होना चाहिए, संकलन होना चाहिए।
चौथा क्या है कि पत्र तथा पत्रिकाओं का चुनाव, मतलब पत्र तथा पत्रिकाओं का चुनाव करते समय भी देखना चाहिए। पांचवा, पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। छठा, पुस्तकों का वितरण, यानी पुस्तकें किस प्रकार से बांटी जानी चाहिए बच्चों में, कि मतलब आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट की उस टाइम पे 5 बुक्स हैं और बच्चे को बहुत सारे हैं, जिनको 10 बच्चों को क्या है चाहिए, वही बुक्स चाहिए जो 5 पुस्तकें हैं ना, उसी सब्जेक्ट की बुक चाहिए। तो आप लोगों को इस प्रकार से भी टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि आप हफ्ते के 3 दिन आधे बच्चे ले जाएंगे, लास्ट के 3 दिन में आपको जमा करनी है, और लास्ट के 3 दिन में आप बाकी के बच्चे ले जाएंगे। तो इस प्रकार से उसका वितरण का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ है समय तालिका में पुस्तकालय के घंटे की व्यवस्था, मतलब समय तालिका के अंदर पुस्तकालय में घंटे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आठवां क्या है, खुले पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए। नवां है, शिक्षकों द्वारा कक्षा में ही पुस्तकों का वितरण भी कर सकते हैं। और 10 क्या है, सुदृढ़ व्यवस्था। 10th क्या होती है, सुदृढ़ व्यवस्था। इस बात का भी क्या होना चाहिए, हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब बारी आती है खेल तथा खेल के मैदान की। किसकी, खेल तथा खेल के मैदान के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें क्या क्या होता है। खेल का मैदान खुला होना चाहिए और वह बड़ा भी होना चाहिए। समय समय पर उसकी घास की कटाई करनी चाहिए। मैदान पर उचित जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैदान में एक साफ सफाई का क्या रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए खेल का जो मैदान होता है, आप ये देखेंगे कि वो बड़ा है, खुला होना भी चाहिए। दूसरा, उस पर आप जो कटाई है, समय समय पर घास की कटाई भी हमको करते रहनी चाहिए। खेल के मैदान में साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे खेल रहे हैं कि उनमें कांच वगैरह लग जाएँ, तो इस प्रकार से उसकी क्या होनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें पानी भर जाए, नहीं, बारिश हो रही है, खेल के मैदान में पानी भर गया, बच्चे क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे, कोई भी खेल होगा। तो पानी की क्या होनी चाहिए, निकासी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए और साफ सफाई का क्या रखना चाहिए, विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अब खेल के मैदान की आवश्यकता क्यों होती है, उसमें पढ़ते हैं। देखिए किस लिए आवश्यकता होती है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिए। बच्चे खेलकूद से उनका शारीरिक विकास होता है, इसलिए उनको खेलकूद के लिए मैदान की भी ज़रूरत होती है। मनोरंजन के लिए, बच्चा हर टाइम में पढ़ता ही नहीं रहेगा, उसके लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए उसके मनोरंजन के लिए भी ज़रूरी है। शिक्षा में विकास, बच्चे खेल के ज़रिए अपनी शिक्षा में भी उनका विकास होता है, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। चौथा है, खेलों में प्रतिभा दिखाने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग स्कूल में, उनमें अगर वो उनको खेल के मैदान में आपको लेके जाएंगे, स्पोर्ट टीचर्स होते हैं, वो उनको खेलना सिखाएंगे। तो खेल की क्या होते हैं, प्रतिभा दिखाने का भी उनके पास वक्त होता है कि देखिए रेस कितनी अच्छी लगाता है, उसकी अलग अलग क्या होती है, उसकी प्रतिभाएं होती हैं, उनको जागृत करने का उसे मौका मिलता है। अनुशासन की भावना का विकास, और खेल के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना का क्या होता है, विकास किया जाता है। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का विशेष महत्व होता है। खेल से छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जाता है वह कक्षा शिक्षण के माध्यम से नहीं किया सकता। मतलब छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का विशेष महत्व होता है, और खेल से छात्रों में बहुत जिन गुणों का जो विकास किया जा सकता है वे कक्षा शिक्षण के माध्यम से आप लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिनका आप केवल खेल के माध्यम से ही क्या कर सकते हो, उनका विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर। फर्नीचर के अंतर्गत क्या आता है कि फर्नीचर की भौतिक संसाधनों में होती है, बहुत ज़रूरी होता है कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार मेज़ तथा कुर्सियों का प्रबंधन होना चाहिए। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग कुर्सी मेज होनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखिए फर्नीचर भी बहुत ज़रूरी होता है विद्यालय के अंदर, ठीक है। भौतिक संसाधनों के अंदर फर्नीचर भी आता है कि उनको अलग अलग रूप से टेबल, उनके मेज और कुर्सी दी जानी चाहिए कि बच्चा एक कुर्सी पे एक इकलौता बैठ पाए और उसकी अलग मेज हो जिस पे वो आराम से बैठकर लिख पाए। ये नहीं कि उनके पास सीट्स कम है, बहुत घिच पिच में बच्चे उस एक सीट पे दो बैठे हुए, ना तो वो ढंग से लिख पाते हैं ना उनको बैठने में कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर होना देखिए आवश्यक होता है। कौन कौन से निम्नलिखित फर्नीचर जो है वो आवश्यक है। पहला,
विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें, मतलब विद्यार्थी जिस पे बैठ रहे हैं उनके लिए कुर्सी और मेज होना। दूसरा श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शिक्षक की मेज एवं कुर्सी। अब ये तो नहीं शिक्षक आएगा खड़े खड़े पढ़ाएगा, नहीं, शिक्षक की अलग से मेज और कुर्सी होनी चाहिए। चौथा अलमारियाँ, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंड, कूड़ेदान, ये सभी क्लास में होना बहुत ज़रूरी है। पाँचवा चार्ट, ग्राफ, मॉडल, ये हमारे अलग हैं शैक्षिक शिक्षण, ये भी क्या होने चाहिए, बहुत आवश्यक होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जो लास्ट टॉपिक है, क्या है, शैक्षिक उपकरण। क्या है, शैक्षिक उपकरण भी होने चाहिए। शिक्षक अपनी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों क्या करता है, प्रयोग करता है। बालक के अधिगम के उपरोक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी क्या होता है, विशेष महत्व होता है। मतलब शिक्षक जो होता है अपनी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। बालक के अधिगम के उपरोक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी क्या होता है, विशेष महत्व होता है। जैसे ग्राफ होने बहुत ज़रूरी है, मॉडल हो गए, श्यामपट्ट हो गए, मानचित्र, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण की सामग्री, रेखा चित्र तथा आकृतन आदियाँ, ये हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब उसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों में क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि देखिए जब बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाएगा, मतलब विज्ञान की जब वो प्रयोगशाला में जाएगा, तो वहाँ पर उसको उचित संसाधन होने चाहिए, जभी तो उनके ज़रिए वो प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख पाएगा, तभी तो अपने सवालों को निकाल पाएगा। तो ये सारे भौतिक संसाधनों के अंदर आते हैं जो हमको चाहिए। स्टाफ रूम में टीचर्स के बैठने की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ कुर्सी मेज सब चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, भौतिक संसाधनों के प्रबंधन में आती हैं। और ये चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट। हमने इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया कि स्कूल के अंदर भौतिक संसाधनों में हमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, जीमेल है letslearn183@gmail.com। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास, और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो कि कनेक्ट कर सकते हैं। PDF जो है वो क्लासेस का सभी का टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है प्रॉपर ले सकते हैं। मैथ्स की क्लास आप लोगों की रेगुलर हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का मैथ्स की क्लास पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स आप लोगों की टफ आती है, तो मैथ्स को बिल्कुल भी इतना ईजी लें। तो मैथ्स की क्लासेस आप लोग पूरी लीजिएगा, प्रॉपर टाइम टू टाइम आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, और प्लीज़ रेस्पॉन्स अपना अच्छा दीजिए ताकि मैं आप लोगों की क्लासेस को जो प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं आप लोगों की क्लासेस हैं वो टाइम टेबल से और मन से डाल पाऊँगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट करा पाऊँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करेगा अगर आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर टाइम से ले पाऊँ, उनको मन से अपलोड कर पाऊँ, आपको पढ़ा पाऊँ। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।